ओके, तो एक बार एक क्विक ब्रशअप ले लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह का, स्कैटरिंग का, इनको सॉल्व कैसे करते हैं उनको भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या अप्रॉक्सीमेशंस हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियर लेवल पे स्कैटरिंग क्या है। बेसिकली स्कैटरिंग एक सिंपल कोलिजन है, जैसे मैकेनिक्स में होता है। इसमें सिस्टम का मास नहीं चेंज होता, कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं बनते। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन एक टारगेट न्यूक्लियस से टकराया, उसके बाद वही न्यूट्रॉन कहीं और चला गया, वही न्यूक्लियस कहीं और चला गया। ये न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। ये उसी न्यूक्लियस का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। जनरली इनिशियल वेलोसिटी टारगेट न्यूक्लियस की ज़ीरो होती है। ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो ये तो नॉर्मल मैकेनिक्स के कोलिजन की तरह है। 1D कोलिजन भी हो सकता है, 2D कोलिजन भी हो सकता है। तो यहाँ सिस्टम का मास चेंज नहीं होगा। जब मास चेंज ही नहीं हो रहा तो मास एनर्जी जो होती है mc², उसमें कोई चेंज नहीं है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। 1D है तो 1 डायमेंशन में, 2D है तो वेक्टर फॉर्म में, x और y दोनों में सेपरेटली मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। कोई नए प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम मेंशन करता है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो प्रोडक्ट्स की फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इज़ दिस क्लियर? लेकिन मेन तो पॉइंट आता है कि जब हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, उसके साथ साथ हमें जो मास एनर्जी होती है, हर मास m के पास एक मास एनर्जी mc² होती है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी अब चेंजेस आने वाले हैं। भाई सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तो वो टोटल में फिर अब आपको mc² भी लेना पड़ेगा। मेन तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई रिएक्शन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की टक्कर हो गई न्यूक्लियर लेवल पे, फ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन बन गया, फिर वो टूट गया एक अल्फ़ा पार्टिकल में और एक कार्बन न्यूक्लियस में, कार्बन एक्साइटेड फॉर्म में बना, फिर वो नॉर्मल कार्बन न्यूक्लियस बना। तो एक्साइटेड कार्बन न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट कार्बन न्यूक्लियस में जाता है तो गामा फोटॉन छोड़ते हैं। ये सब बेसिक थियरी का पार्ट है, इसको थरोली रिवाइज करें। अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इनकी बेसिक रिएक्शंस याद होनी चाहिए। इनमें मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, इनका क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आना चाहिए। बीटा में तीनों आने चाहिए, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, एज वेल एज के कैप्चर। आप क्विकली चाहे तो HCV से एक बार ब्रशअप कर सकते हैं, चाहे नोट्स में से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। सिस्टम का मास चेंज होगा। डेल्टा एम सिस्टम इज़ नॉट ज़ीरो। अब इम्पॉर्टेंट बात है, कन्वेंशनली यहाँ पे डेल्टा एम का मतलब MR माइनस MP होता है। सभी लोग ऐसे लिखते हैं, मास डिफेक्ट इज रिटन एज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हमारा डेल्टा एम नेगेटिव है, यानी प्रोडक्ट का मास ग्रेटर है रिएक्टेंट के मास से, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, इट्स अ एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। मास गेन हो रहा है सिस्टम का, तो जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसमें लॉस होना चाहिए, क्योंकि टोटल कांस्टेंट रहेगी। अगर डेल्टा एम पॉजिटिव है, यानी MR ग्रेटर देन MP है, रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स है मास के मामले में, यानी सिस्टम ने मास लूज़ किया है, यानी सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी गेन की है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की जो Q वैल्यू होती है वो ये वाली एनर्जी होती है, डेल्टा एम इंटू c²। आपको याद ही होगा कि अगर हम डेल्टा एम AMU में ले लें, तो फिर अगर डेल्टा एम AMU में हम ले लें तो उसमें सिर्फ 931.5 मल्टीप्लाई करना होता है, तो MEV में फिर हमारा आंसर आ जाता है Q वैल्यू का। इन जनरल अगर मैं कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले लूँ जिसमें रिएक्टेंट्स हैं A एंड B, प्रोडक्ट्स हैं C और D, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A, B गोइंग C, D। तो हर मेंबर की आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²।
और सबकी आपको मास एनर्जी लिखनी है, मतलब mc²। तो A की मास एनर्जी MAC², B की मास एनर्जी MBC², A की काइनेटिक एनर्जी, B की काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली जो हमारा C और D प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली। तो ये है एग्जैक्ट एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मास एनर्जी दोनों को हमने काउंट किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स mr माइनस mp इंटू c² है, यानी डेल्टा m इंटू c² है, यानी q के बराबर है। तो किसी भी रिएक्शन की जो q वैल्यू होती है वो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, kp माइनस kr। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मास लूज़ होगा, डेल्टा m पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मास लूज़ होगा, डेल्टा m पॉजिटिव होगा, तब ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ये इसका बेसिक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करेगा, लेकिन मेनली एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की जाती है इन आवर स्कोप ऑफ स्टडी। बच्चा उससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान से देखिएगा, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और क्यों वो अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। यहाँ तक नोट कर लिया? ओके, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। वो कह रहा है कि एक एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें ए और बी कोई रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया सी। इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू -E/4 है। क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मास गेन हो रहा है, यानी डेल्टा m जो आपका होता है mr माइनस mp वो नेगेटिव है, इसलिए क्यू वैल्यू -E/4 दी हुई है इस रिएक्शन की। दोनों ए और बी जो न्यूक्लियस हैं, कोलाइडिंग न्यूक्लियस, उनके मासेस दिए हुए हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बिफोर कोलिजन, ये भी दिया हुआ है। उनकी काइनेटिक एनर्जीज 2E और E है, ये भी दिया हुआ है। कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये हमको मान के चलना है। इससे एक डॉटर न्यूक्लियस बना, यहाँ से थोड़ा मामला शुरू होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। C gets excited by absorbing all the nuclear energy released from the nuclear reaction. Then which of the following options are correct? डॉटर न्यूक्लियस C न्यूक्लियर रिएक्शन में निकली सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। हमें डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन हमें निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ट्राई टू फिगर आउट क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या मेथोडोलॉजी हम इसमें यूज़ करेंगे क्रैक करने के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं ज़रा कि हाउ डू वी सॉल्व इट। सबसे पहले मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी, तो उन्होंने एक्चुअली A+B से सीधा C दिखा दिया है और बाद में जिक्र किया है कि C एक्साइटेड स्टेट में है। तो ऐसा कई बार होता है, हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के एंड में जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है, फाइनल प्रोडक्ट न्यूक्लियस, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। जैसे बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, वैसे न्यूक्लियस की भी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट होती है। बस वो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के फार्मूलाज हमारे स्कोप में नहीं है, हमको वो हमेशा डेटा प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है। एक्साइटेड न्यूक्लियस को स्टार से डिनोट करते हैं। तो A+B के रिएक्शन से पहले एक्चुअली C* बना होगा और फिर एक्साइटेड न्यूक्लियस जब अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है तो गामा फोटॉन रिलीज़ करते हुए आता है। अब पता है क्या, देखो जैसे ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है और ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का गैप है, मैंने पहले ही बोला इसका फार्मूला हमारे पास कोई नहीं, हमको प्रॉब्लम में दिया होगा। तो जैसे बोर लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, वैसे न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, बट ये सब एक्सपेरिमेंटली हमें दिए हुए होंगे, प्रॉब्लम में हमेशा दिए होते हैं। तो C* से जब C उतरोगे तो जैसे बोर में होता है डी एक्साइटेशन में ऑप्शंस होते हैं, यहाँ भी ऑप्शंस हैं। तो न्यूक्लियस सीधा भी नीचे आ सकता है, सीधा नीचे आएगा तो वो एक ही टाइप का फोटोन एमिट करेगा जो इन दोनों एनर्जीज़ के गैप को होल्ड करेगा। स्टेप वाइज भी आ सकता है,
मान लीजिए कि ऐसे 1 2 3 लेवल्स दिए हुए हैं सी स्टार से सी के बीच में, तो ये वाला ऑप्शन लिया तो एक ही फोटोन निकलेगा, ये वाला लिया तो फिर 2 फोटोन निकलेंगे, इतने इतने एनर्जीज़ के। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला गामा फोटोन कब निकलेगा? जब सी स्टार सी में सीधा एक स्टेप जंप में आ जाएगा नीचे। अंडरस्टूड है? प्लीज़ ग्रास्प दिस थिंग। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि एक तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जीज हमें दी हुई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 2E दी हुई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी E दी हुई है। तो ये सिंपल रेशियो से हमको पता चल गया V1 V2 का रेशियो था 2। गॉट इट? तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सारे आंसर्स मुझे E के टर्म्स में निकालने हैं, मैं इसको V मान लूँगा तो ये अपने आप हो जाएगा फिर 2V। क्लियर है? ये मेरा प्रोसेस है। मैं पहले इस प्रोसेस को सॉल्व करूँगा, बाद में इसको देखेंगे। पहली रिएक्शन तो है A + B गिव्स C स्टार, C इज़ एक्साइटेड। अच्छा, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लगातार एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही, सिस्टम का मास बढ़े जा रहा है, सिस्टम का मास बढ़े जा रहा है। तो इनिशियल मास सिस्टम का अगर m + 2m 3m है तो फाइनल मास 3m से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये डेल्टा क्या हो गया? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मासेस को डिफरेंस ही तो बता रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं विद साइन प्रॉपर अगर हम डेल्टा m निकालते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ 3m माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ 3m प्लस डेल्टा, तो ये एग्जैक्टली माइनस डेल्टा आ गया। सो डेल्टा इज़ द मास गेन्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, और ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v डैश। क्लियर हो गया? अब इस चीज़ को हम E कह रहे हैं, हाफ 2m v2 को हम E कह रहे हैं, यानी बेसिकली E हो गया हमारा mv²। बाद में जहाँ भी v की ज़रूरत पड़ेगी हम √E/m लिख देंगे। दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, B की काइनेटिक एनर्जी E है, वेलोसिटीज प्रॉपर रेशियो में हमने उनको अलॉट कर दी। चलिए, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट खेल कि व्हाट इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम COLM एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अगर हम लिखें पहले तो इसका है m × 2v, इसका 2m × v और इसका 3m प्लस डेल्टा v डैश। और एनर्जी अगर हम लिखें तो इसकी mc², इसकी mc², इसकी mc², इसकी काइनेटिक एनर्जी 2E, इसकी काइनेटिक एनर्जी E और इसकी काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, तो वो हाफ mv² हम लिख लेते हैं। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी आता है अप्रॉक्सीमेशन, समझे? अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये 2 इक्वेशंस लिखी, और यहाँ पे 2 अननोन्स हैं। डेल्टा और v डैश, डेल्टा और v डैश। मगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लेबोरियस, बहुत पेनफुल हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से v डैश और डेल्टा निकालना, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे? जो मोमेंटम इक्वेशन है उसमें डेल्टा को इग्नोर कर देना, क्योंकि डेल्टा बहुत मामूली सा होगा। और जो एनर्जी इक्वेशन है, टोटल एनर्जी इक्वेशन, लेकिन सुनो, इसमें सिर्फ ये वाला जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ डेल्टा को इग्नोर कर देना। यहाँ मत कर देना, क्योंकि यहाँ अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बेसिकली आपने जो Q वैल्यू आ रही है उसको ही इग्नोर कर दिया। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, हम डेल्टा इग्नोर कर सकते हैं COLM इक्वेशन में और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में, टोटल मतलब ये वाले टर्म में, इसमें मत कर देना, mc² में मत कर देना। हमारे स्कोप ऑफ स्टडी में यूजुअली ये ओके रहता है, पता है क्यों? क्योंकि हमें जो स्पीड्स दी होती हैं वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स होती हैं। अगर v डैश वगैरह C के कंपेरेबल होने लग जाए तो फिर ये नहीं कर सकेंगे हम अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझो।
हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, तो हम मोमेंटम इक्वेशन में डेल्टा को इग्नोर कर सकते हैं, और एनर्जी इक्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म आएगा वहाँ डेल्टा को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक तरह से आप देख लीजिए, ये सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, और दिस माइनस दिस ये हो गया गेन इन मास एनर्जी ऑफ सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, मास बढ़ रहा है इसलिए मास एनर्जी बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। यहाँ इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ डेल्टा इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ मत कर देना इग्नोर, सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। इसको लिख लो पहले अच्छे से। तो अगर हम मोमेंटम इक्वेशन में डेल्टा को इग्नोर कर दें तो हमारा v डैश आ जाएगा 4v/3, जो सी स्टार डॉटर न्यूक्लियस बना एक्साइटेड स्टेट वाला, उसकी वेलोसिटी आ गई 4v/3 आ गई सबके पास ही। v डैश इक्वल टू 4v/3 को आप यहाँ पुट कर दीजिए और इधर LHS में डेल्टा इग्नोर कर दीजिए, तो डेल्टा c² आपको मिल जाएगा e/3, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा c² इज e/3। तो जब a + b से आप c स्टार में गए तो जो मास एनर्जी में गेन है वो e/3 का है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो डॉटर एनर्जी, डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ 3m प्लस डेल्टा c²। ये देखिए, ये है आपकी डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, ये वाला। इसमें डेल्टा इग्नोर कर देंगे, v डैश को 4v/3 डाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी। ये पूछा गया था हमसे। यहाँ तक हो गया सबका। और अब आप देखिए मेन गेम क्या है, आप ध्यान से देखिए। ओरिजिनल क्वेश्चन में a + b इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू दी हुई है -e/4, c स्टार की नहीं दी हुई है। उन्होंने a + b = c, अगर ये रिएक्शन होती तो इसकी क्यू वैल्यू -e/4 दी हुई है। क्यू वैल्यू -e/4 है, मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा mc² होता वो निकाल सकते हैं। एंडोथर्मिक होता मतलब प्रोडक्ट्स मास के मामले में ज़्यादा हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की मास एनर्जी रिएक्टेंट से e/4 अमाउंट से ग्रेटर है। समझ में आ रहा है ये? तो अगर ओरिजिनल रिएक्टेंट्स एनर्जी में इस लेवल पे थे तो c जो था वो उनसे e/4 हायर था मास एनर्जी के मामले में। लेकिन c स्टार जो है वो a + b के मुकाबले कितना हाई है। ये देखो, ये जो रिएक्शन हमने अभी सॉल्व की, इसका जो डेल्टा c² आया गेन इन मास एनर्जी, वो कितना आया, वो तो e/3 आया ना। तो a + b रिएक्टेंट्स के मुकाबले जो c स्टार इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था वो e/3 हायर था मास एनर्जी के मामले में। तो c स्टार से c मास एनर्जी का कितना डिफरेंस है, वो e/12 है। लेकिन c स्टार से c जब आप उतरते हो तो आप साथ में एक गामा फोटोन रिलीज़ करते हो।
तो ये जो डिफरेंस होता है ये कौन कैरी करके ले जाता है, गामा फोटोन कैरी करके ले जाता है। अब वही बात है कि एक स्टेप में आ जाएगा तो गामा फोटोन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा E/12। सो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ रिलीज गामा फोटोन इज E/12, यानी C स्टार और C की जो मास एनर्जीज हैं उनका डिफरेंस। प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। तो बेसिकली जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसमें काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस की 80/3 आई थी एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटोन E/12 आया था। तो A एंड C वुड बी द राइट आंसर।